मूल लड़ियो घणो हूं सहयो गणो हूं मेवाड़ी मान बचावणन में मैं पाछ नहीं राखी रण में बेरियारो खून बहावन में। नमस्कार मित्रों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास का सार संक्षेप लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यादवेंद्र शर्मा चंद्र का एक ऐतिहासिक उपन्यास जिसका नाम है खून का टीका। मित्रों, ये खून का टीका उपन्यास यूं देखें तो एक बड़ा उपन्यास है और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। और ये इतिहास की जो पृष्ठभूमि है मित्रों, वो मेवाड़ से संबंधित है। और जब भी मेवाड़ के इतिहास को पढ़ा जाता है, सच में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। ये स्वाभिमान की धरती है, शौर्य की धरती है। मुगलों की आंखें सदैव मेवाड़ पर रही, लेकिन मेवाड़ी सरदारों ने मरते दम तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा का जो प्रण ले रखा था उसे पूरा किया। यादवेंद्र शर्मा चंद्र के परिचय के साथ साथ खून का टीका जो उनका एक बहुचर्चित उपन्यास है और सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में भी है। तो हमारे जितने भी मित्र इस उपन्यास को एक सार संक्षेप के रूप में समझें। एक बड़ा उपन्यास है, इसको विस्तृत रूप से आपने पढ़ लिया होगा निश्चित तौर पर, नहीं तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसकी जो कथा वस्तु है सार रूप में आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मित्रों, इस उपन्यास की जो पृष्ठभूमि है वो 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के मध्य में जो युद्ध हुआ, वहां से इस उपन्यास का प्रादुर्भाव होता है, प्रारंभ होता है। आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है पद्मिनी के रूप सौंदर्य से इतने प्रभावित थे कि वो उसे प्राप्त करना चाहते थे और चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने का उनका एकमात्र कारण था पद्मिनी को प्राप्त करना, क्योंकि पद्मिनी की जो सुंदरता है उसकी प्रशंसा और उसकी सुंदरता के बारे में सुनकर अलाउद्दीन खिलजी के मन में यह भाव जागृत हो गया कि इसे मुझे अपनी बेगम बनाना है। और बस इस प्रण को पूरा करने के लिए वो कई महीनों तक घेरा डालकर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के चारों तरफ रहता है। और आपने पिक्चर भी देखी होगी मित्रों, फिल्मों में भी जो फिल्मांकन किया है ना, पद्मिनी का जो पूरा जोहर हमारी मां पद्मिनी ने किस तरह से हजारों हजार क्षत्राणियों के साथ जोहर किया, इसकी कल्पना भी हमारी रूह को कंपा जाती है। लेकिन उस समय अग्नि की उस महाकुंड में जब सबने अपने स्वाभिमान की रक्षार्थ जो है जोहर किया होगा, वो दृश्य बड़ा, आपने पद्मावत जो फिल्म देखी होगी उसमें भी इसको अच्छे से दोहराया गया है। तो कहीं ना कहीं वो पृष्ठभूमि भी आपको काम में आएगी, थोड़ा आपको समझ में आएगा। तो 1303 के युद्ध के से इस उपन्यास का प्रादुर्भाव होता है, प्रारंभ होता है। देखिए, हम चर्चा करते हैं संक्षेप में, बस आप जुड़ जाएं। बहुत कम समय में आपको ये पूरा समझाने का मैं प्रयास करूंगा। मित्रों, खून का टीका, अगर हम बात करते हैं खून का टीका, तो ये उपन्यास है और इस उपन्यास के जो रचनाकार है, उपन्यासकार है यादवेंद्र शर्मा चंद्र जो है, इनके उपन्यासकार है मित्रों। सबसे पहले लेखक परिचय की हम बात करते हैं मित्रों, तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र इनका उपनाम है। यादवेंद्र शर्मा जी का जन्म जो है वो 1932 ईस्वी में बीकानेर में हुआ है मित्रों। कहाँ हुआ है? 1932 ईस्वी में बीकानेर में इनका जन्म हुआ है। और बात करते हैं निधन की मित्रों, तो 3 मार्च 2009 ईस्वी में आपका निधन हुआ है जयपुर में। तो 1932 में आपका जन्म बीकानेर में, राजस्थान से ही संबंध रखने वाले, और निधन जो है 3 मार्च 2009 ईस्वी में जयपुर में आपका निधन हुआ है। और राजस्थान के सर्वाधिक प्रसिद्ध कथाकार हैं आप, प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं और कहानीकार हैं, कवि हैं, नाटककार भी हैं। तो कुल मिलाके बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे हमारे यादवेंद्र शर्मा जी, है ना। राजस्थान की सामंती पृष्ठभूमि पर कई सशक्त उपन्यास लिखे हैं। राजस्थान की जो सामंती पृष्ठभूमि है उसको लेकर आपने कई सशक्त उपन्यासों की क्या की है मित्रों, रचना की है। तो लेखक परिचय में और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सामंती प्रथा
के पोषक राजाओं व जागीरदारों के अंतरंग के खोखलेपन, षड्यंत्रों व कुंठाओं पर जमकर प्रहार किए हैं। आपने जो है सामंती व्यवस्थाओं का जो खोखलापन है, राजाओं का भीतरी जो चरित्र है और कहीं न कहीं जो षड्यंत्र है ना, उनकी जो कुंठाएं हैं, उन सब के ऊपर आपने बहुत जमकर प्रहार किया है। आपके जो प्रमुख उपन्यास है मित्रों, उनको जरा हम यहां पर देख लेते हैं। खम्मा अन्नदाता आपका एक प्रमुख उपन्यास है। मिट्टी का कलंक आपका उपन्यास है। जनानी ढ्योढ़ी आपका एक उपन्यास है। एक और मुख्यमंत्री, सन्यासी और सुंदरी और खून का टीका तो हम पढ़ ही रहे हैं मित्रों। खून का टीका, ढोलन कुंज कली, मित्रों ये कॉलेज लेक्चरर परीक्षा में सिलेबस में था। ढोलन कुंज कली, गुलाबड़ी, सपना, मोहभंग, हजार घोड़ों पर सवार, ध्यान रखना, दिया जला, दिया बुझा, कुर्सी गायब हो गई, ये आपके प्रमुख उपन्यास हैं। इसलिए प्रश्न आने की जहां बारी होती है मित्रों, तो प्रश्न तो यहीं से प्रारंभ हो गए। मान लीजिए खून का टीका उपन्यास से 2 या 3 प्रश्न आते हैं। एक आध प्रश्न मित्रों हो सकता है लेखक परिचय से संबंधित हो, और 1-2 प्रश्न जो है सीधे उपन्यास से संबंधित होंगे। तो ऐसा नहीं है कि खून का टीका उपन्यास से कोई 10 प्रश्न आ जाने वाले हैं, लेकिन अगर उसकी कहानी थोड़ी हमारे ध्यान में रहेगी तो हम आने वाले प्रश्नों का उत्तर सही तरह से दे पाएंगे। तो यहां से शुरू हो जाता है मित्रों की खून का टीका उपन्यास के उपन्यासकार है, ये भी एक प्रश्न हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो यादवेंद्र शर्मा चंद्र और कहीं क्या ऐसे आगे पीछे नाम लिख लें तो आपको ध्यान रखना है। निधन की बात करते हैं मित्रों, 3 मार्च 2009 ईस्वी में जयपुर में आपका निधन हुआ है। राजस्थान के सर्वाधिक प्रसिद्ध कथाकार, प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, कवि और नाटककार रहे हैं, और आपने सामंती पृष्ठभूमि को लेकर बहुत कुछ लिखने का प्रयास किया है मित्रों। फिर हम आगे बढ़ते हैं। गुलाबड़ी, सपना, मोहभंग, हजार घोड़ों पर सवार, दिया जला, दिया बुझा, कुर्सी गायब हो गई, ये महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो कभी प्रश्न ये आ सकता है कि यादवेंद्र शर्मा चंद्र का उपन्यास नहीं है या है, निम्न में से कौन सा उपन्यास है या नहीं है। तो हम कुछ उपन्यासों, क्योंकि उपन्यासों की बात हो रही है विशेष तौर पर, तो हमें ध्यान रखना है। खम्मा अन्नदाता, मिट्टी का कलंक, जनानी ढ्योढ़ी, एक और मुख्यमंत्री, सन्यासी और सुंदरी, खून का टीका, ढोलन कुंजकली, गुलाबड़ी, सपना, मोहभंग, हजार घोड़ों पर सवार, दिया जला, दिया बुझा, कुर्सी गायब हो गई। मित्रों इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो सबसे पहले मित्रों, जहां उपन्यासों की हम बात कर रहे हैं, तो ये उपन्यास जो हैं हमारे बिल्कुल ठीक होने चाहिए मित्रों। तो फिर हम बात करते हैं मित्रों, यहां से आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो प्रमुख कहानी संग्रह भी है जानकारी के लिए। मेरी प्रेम कहानियां, श्रेष्ठ आंचलिक कहानियां, विशिष्ट कहानियां, जमीन का टुकड़ा, जंजाल तथा अन्य कहानियां, महापुरुष आदि आपके प्रमुख कहानी संकलन है। आप नाटककार के रूप में भी प्रसिद्ध रहे। प्रमुख नाटक ताश का घर, महाराजा, शेख चिल्ली, मैं अश्वत्थामा, चुप हो जाएं पीटर, 4 अजूबे, आखिरी पड़ाव, जीमूत वाहन, महाबली बर्बरिक, ये आपके प्रमुख जो हैं वो नाटक है मित्रों। तो आप कम से कम नाटकों से भी परिचित हो जाएं, नामों से मित्रों, ताकि थोड़ा सा जो हमारा लेखक परिचय है, कृतित्व और व्यक्तित्व परिचय है, वो थोड़ा सुदृढ़ हो जाए। 100 से अधिक रचनाएं आपने लिखी है। हिंदी और राजस्थानी के लेखक हैं आप, हिंदी और राजस्थानी के लेखक हैं, यानी हिंदी और राजस्थानी में आपने काफी अच्छा लिखा है। फिर देखिए आपके पुरस्कारों की या सम्मानों की बात की जाए तो प्रमुख सम्मान 1996 ईस्वी में राजस्थान पत्रिका द्वारा गुलजी गाथा पर आपको एक सम्मान मिला है मित्रों, गुलजी गाथा पर सम्मान। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा आपको पुरस्कार मिला है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा भी आपको पुरस्कृत किया गया है। राजस्थानी भाषा संस्कृति एवं साहित्य अकादमी बीकानेर आदि से आपको सम्मान मिला है मित्रों। तो एक बहुत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, लेखक हैं, राजस्थानी लेखक हैं, जो राजस्थानी और हिंदी दोनों में अपनी समान जो है पैठ रखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों। उपन्यास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। ये उपन्यास जो है, सबसे पहले तो खून का टीका उपन्यास है तो ऐतिहासिक उपन्यास है, क्योंकि इसमें जो पूरा घटनाक्रम है मित्रों, वो इतिहास के पन्नों को उलटता है, पलटता है, और ऐतिहासिक पूरी घटना का वर्णन जो है इस उपन्यास में है। इसलिए यह उपन्यास जो है ऐतिहासिक उपन्यास है। आपने पढ़ लिया होगा उपन्यास, यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। महत्वपूर्ण पंक्ति ध्यान रखना, यह चित्तौड़ रियासत से संबंधित उपन्यास है, ये दूसरी बात है।
चित्तौड़गढ़ से संबंधित उपन्यास है। राणा हम्मीर के जीवन पर आधारित है मित्रों। बिल्कुल शुरुआत राणा रतन सिंह से होती है ना, लेकिन अंत जो है कहीं न कहीं राणा हम्मीर के जीवन राज्य के साथ इस उपन्यास का अंत होता है। राणा हम्मीर मेवाड़ के गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा के कुंवर थे मित्रों। महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना, है ना, सिसोदिया शाखा के कुंवर थे, जो गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा के कुंवर थे। ठीक है, फिर मित्रों हम बात करते हैं 1303 ईस्वी में। ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण सन रहेगा, यहीं से शुरुआत होती है। 1303 ईस्वी में मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह कह दो, को मारकर अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को जीत लिया था मित्रों। केसरिया किया था। हमारे दुर्ग में जितने भी, चित्तौड़ दुर्ग में जितने भी राजपूत जो सेनानी थे, है ना, सामंत थे, जागीरदार थे, उन्होंने केसरिया किया मित्रों। और हमारी जो रानियां थी मेवाड़ की, उन्होंने जोहर करके अलाउद्दीन खिलजी को भले ही यूं विजय मिली मित्रों, लेकिन उसे बहुत कड़ी टक्कर मिली और उसके मंसूबे अंततः सफल नहीं हुए। वो हार कर ही यहां से गया कुल मिला के। लेकिन ये बलिदान जो है इतिहास में बड़ा अभूतपूर्व है और सदैव स्मरणीय है। रावल रतन सिंह के एक सामंत, ध्यान रखना, रावल रतन सिंह का राज्य चल रहा है चित्तौड़ पर, ये मान लीजिए। यानी चित्तौड़ के दुर्ग के राजा कौन है? रावल रतन सिंह। और उनके एक सामंत है लक्ष्मण सिंह के पौत्र हम्मीर ने, ध्यान रखना, लक्ष्मण सिंह उनके एक सामंत है और सामंत के पौत्र कौन है? हम्मीर ने 1337 ईस्वी में चित्तौड़ को पुनः प्राप्त कर लिया। यानी जो 1303 ईस्वी में चित्तौड़ जो है रावल रतन सिंह के हाथ से निकल गया था, उनके एक पौत्र हैं, सामंत के पौत्र। सामंत कौन है? लक्ष्मण सिंह, जिन्हें लाखा भी कहते हैं। लक्ष्मण सिंह के पुत्र हैं अरी सिंह, और अरी सिंह के पुत्र हैं कौन? हम्मीर। तो हम्मीर ने 1337 ईस्वी में चित्तौड़ को क्या कर दिया? पुनः प्राप्त कर लिया। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान रखिएगा। गुहिलों की सिसोदिया शाखा का वंश प्रारंभ किया, और गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा का प्रारंभ किया। कालांतर में इसी शाखा में राणा कुंभा, है ना, सांगा, राणा प्रताप जैसे प्रतापी शासक हुए इसी शाखा में, जो सिसोदिया शाखा है गुहिल वंश की। खून का टीका राणा हम्मीर द्वारा चित्तौड़ की पुनर्प्राप्ति की कथा को उपजीव्य बनाकर रचा गया है। यानी किस तरह से जो चित्तौड़ का किला अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था, उसे वापस राणा हम्मीर ने कैसे प्राप्त किया, इस कथा को, इस कथानक को ध्यान में रखते हुए खून का टीका उपन्यास लिखा गया है। और जब इस चित्तौड़ के दुर्ग को प्राप्त करने के लिए राणा हम्मीर जो है, जब युद्ध करने के लिए चित्तौड़ की ओर कूच करते हैं, तो सामंतों और सरदारों ने अपने खून से क्या किया है? उनका विजय तिलक लगाया है। इसीलिए इसका जो नामकरण है मित्रों, वो क्या रखा गया? खून का टीका। यानी राणा हम्मीर के भाल के ऊपर सभी सामंतों और सरदारों ने अपने खून से क्या किया है? उनके विजय का तिलक लगाया है। और इस तरह से जो युद्ध होता है, और उस युद्ध में चित्तौड़ को पुनः प्राप्त करते हैं कौन? राणा हम्मीर। तो इसी पूरी घटना को इस उपन्यास में समझाया गया है। सबसे पहले मित्रों, इसमें कुल 27 अध्याय, ये छोटा उपन्यास नहीं है मित्रों, एक बड़ा उपन्यास है, और इसमें कुल 27 अध्याय हैं। ये भी एक प्रश्न बनता है कि कितने अध्याय हैं। ध्यान रखना, 27 अध्याय हैं। यह ऐतिहासिक उपन्यास 1960 ईस्वी में हरिहर प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। यह भी एक प्रश्न बनता है कि कहां से प्रकाशित हुआ? 1960 ईस्वी में हरिहर प्रकाशन से मित्रों यह प्रकाशित हुआ है। राजस्थान के इतिहासवेता कर्नल जेम्स टॉड और गौरीशंकर हीरानंद ओझा मूता नैणसी श्यामल दास को यह उपन्यास समर्पित है। यानी इस उपन्यास में यादवेंद्र शर्मा जी जो हैं, वो स्पष्ट लिखते हैं कि राजस्थान के जो इतिहासवेता हैं कर्नल जेम्स टॉड, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और मूता नैणसी श्यामल दास को यह उपन्यास में समर्पित करता हूं। उपन्यास का प्रारंभ एकलिंगेश्वर दीवान रावल रतन सिंह के विश्वसनीय योद्धा लक्ष्मण सिंह, जिनको लाखा भी कहते हैं, लाखा की ध्वनि मुझे बलिदान दो से हुआ है। यानी इस उपन्यास का प्रारंभ जो है
वो रावल रतन सिंह के विश्वसनीय सामंत जो हैं लक्ष्मण जी सिंह, जिनको लाखा भी कहते हैं, लाखा के कथन से मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो से इस उपन्यास का प्रारंभ हुआ है। मित्रों, यहां आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये जो कहानी है पूरी, आप जानते हैं कि मेवाड़ में राजा नहीं हुआ करते हैं। मेवाड़ के राजा तो केवल एक ही हैं और वो है एकलिंगनाथ। यानी मेवाड़ की गद्दी पर जो भी बैठते हैं वे सभी एकलिंगनाथ के दीवान माने जाते हैं। ये ध्यान रखना, ये अपने आप में एक ऐसा अनूठा राज्य रहा पूरे भारत भर में, जहां पर जो शासक हैं वो स्वयं को राजा नहीं मानते हैं। मेवाड़ के राजा अधिपति एक ही है, एकलिंग नाथ। इसलिए एकलिंगेश्वर दीवान, एकलिंग के दीवान रावल रतन सिंह के विश्वसनीय योद्धा सामंत लक्ष्मण सिंह लाखा की ध्वनि मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो से होता है। तो कुल मिला के होता यह है, पहले चलो पात्र के बारे में हम देख लेते हैं, उसके बाद हम कहानी की भी बात करते हैं कि भाई इधर 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा घेरा डाल रखा था और युद्ध उनसे छुटपुट चल ही रहा था और वो चित्तौड़ के दुर्ग को क्या करना चाहता था, हथियाना चाहता था, उस पर विजय हासिल करना चाहता था। और रावल रतन सिंह जो है वो कहीं न कहीं भीतर चिंतित हैं चित्तौड़ की व्यवस्थाओं को लेकर और उसकी सुरक्षा को लेकर। तो उनके एक विश्वसनीय सामंत हैं लक्ष्मण सिंह, जिनको लाखा कहा गया है उपन्यास में। लाखा को एक दिन जो उनकी कुल देवी है वो स्वप्न में आती है और कहती है कि लाखा, अगर चित्तौड़ की विजय चाहते हो तो अपने पुत्रों का बलिदान दो, है ना। ये चित्तौड़ की विजय तुम्हारे पुत्रों का बलिदान मांगती है। और जैसे ही स्वप्न वाली बात रावल रतन सिंह जी से जब लाखा कहते हैं तो रावल रतन सिंह इस बात पर पूरा भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन आखिरकार उनका जो बड़ा बेटा होता है लक्ष्मण सिंह जी का, अरिज सिंह, वो तैयार हो जाता है कि मैं, अगर देवी ने ऐसी ही मांग की है तो सबसे पहले, चूंकि मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र हूं, मैं जो है राणा का मुकुट पहनकर युद्ध करूंगा, अलाउद्दीन खिलजी को परास्त करूंगा। और इस तरह से जो है उपन्यास का प्रारंभ होता है। हम इसको पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले मित्रों प्रमुख पात्रों पर चर्चा करते हैं। मित्रों तो आप देखिए, पहला पात्र, प्रमुख पात्र जो है लक्ष्मण सिंह, जिसको लाखा कहा गया है, विश्वसनीय सामंत है किनका, रावल रतन सिंह जी का। तो रावल रतन सिंह जी के विश्वसनीय योद्धा व सामंत हैं। इन लक्ष्मण सिंह जी के कितने पुत्र हैं मित्रों, 12 पुत्र हैं। उसमें अरसी, जिसको अरी सिंह कहा गया, अरसी या अरी सिंह एक ही है, लाखा का ज्येष्ठ पुत्र है और हमीर का पिता जो है वह यही है। तो आप अगर इन पात्रों को अच्छे से समझ जाएंगे तो यहां से भी प्रश्न उठता है। राणा हमीर कौन है मित्रों, अरसी के पुत्र हैं, जिनको अरी सिंह भी कहा जाता है और लाखा के पौत्र हैं। और यही जो है पुनः चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। रावल रतन सिंह के हाथ से निकला हुआ चित्तौड़गढ़ का दुर्ग राणा हमीर जो है वापस प्राप्त करते हैं। राणा हमीर कौन है, अरी सिंह के पुत्र है। और अरी सिंह कौन है, लक्ष्मण सिंह के पुत्र है। इसका मतलब यही हुआ कि लक्ष्मण सिंह के पौत्र ने पुनः चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को क्या किया, हथिया लिया। अजय सिंह मित्रों देखिए, लाखा का दूसरे पुत्र हैं। युद्ध के समय इन्हें किले से बाहर भेज दिया जाता है ताकि वंश चलता रहे और मेवाड़ के राजवंश की रक्षा कोई न कोई करने वाला बचा रहे। और वैसे अजय सिंह जो है वो लक्ष्मण सिंह के प्रिय पुत्र भी थे, इसलिए इनको यहां से दुर्ग से बाहर केलवाड़ा भेज दिया गया मित्रों। और यह भी प्रश्न आता है कि आखिर अजय सिंह को क्यों भेजा गया, है ना। तो विशेष प्रिय भी थे और वो चाहते थे कि कोई न कोई बचना भी चाहिए वंश चलाने के लिए। रावल रतन सिंह मित्रों चित्तौड़ का शासक, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक और पद्मिनी का पति है। मालदेव जो है मित्रों देखिए, यहां पर एक प्रकार से खलनायक की भूमिका में मालदेव भी है। झालोर का सोनगरा शासक है मित्रों, सोनगरा शासक है, जिसे चित्तौड़ का शासन अलाउद्दीन द्वारा सौंपा गया। अलाउद्दीन खिलजी 1303 ईस्वी में चित्तौड़ को दुर्ग को जीतकर कुछ ही समय में दिल्ली पहुंचता है और इसकी पूरी व्यवस्था जो है मालदेव को सौंप कर चला जाता है। ये अनंग सिंह है मित्रों, मेवाड़ी सामंत है।
हम्मीर का स्वामी भक्त योद्धा है, पवन सिंह का प्रतिद्वंदी है। बार बार पवन सिंह जो एक योद्धा है, इनका आपस में द्वंद्व चलता रहता है। विजय के दौरान इसकी मृत्यु, चित्तौड़ विजय के दौरान बुर्ज से गिरकर, जब ये जैसा से यानी जयसिंह से, और ये जयसिंह कौन है, जयसिंह जो है मालदेव का पुत्र है, युद्ध करता है और बुर्ज से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। जैसा जो है अश्व के साथ भाग जाता है और कुल मिला के हम्मीर जो है पुनः चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को प्राप्त कर लेता है। चारण अमरदान कौन है मित्रों? एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ओजस्वी कवि है और ये युद्ध के विरोधी है और अहिंसावादी है। पहले ये युद्ध के समर्थक हुआ करते थे, लेकिन बाद में युद्ध विरोधी हो गए। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। बरबड़ी, मित्रों बरबड़ी जो है एक ऐसी ज्योतिषी महिला है जिसे विशेष प्रकार की शक्तियां प्राप्त है और गुजरात से है। चारण कुल में उत्पन्न तेजस्वी स्त्री है, हम्मीर की पथ प्रदर्शिका है, गुजरात में खोड़ निवासी है ना। और जब यहां एक बार पराजय को प्राप्त हम्मीर जो है यहां से चले जाते हैं द्वारिका की तरफ, तो बीच में जो है बरबड़ी से इनका मेल होता है। बरबड़ी जो है इनका मार्ग प्रशस्त करती है और इन्हें अपने पुत्र वारू और 500 अश्वारोही जो है सहयोग के लिए भेजने का आश्वासन देकर इन्हें पुनः मेवाड़ की तरफ, चित्तौड़ की तरफ प्रस्थान करवाती है। बारू मित्रों या वारू बरबड़ी का पुत्र है, सैन्यवीर है, हम्मीर की सहायता हेतु भेजा गया है। जेता मित्रों जयसिंह जिसको कहते हैं, जैसा या जेता है ना, दो तरह के नाम आते हैं मित्रों, जैसा या जेता, ठीक है। ये दो तरह के नाम हमारे सामने यहाँ पर आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। ये तो मित्रों यहां पर जैसा भी इसका नाम आता है, तो जैसा का अर्थ जैसी है। मालदेव सोनगरा का पुत्र जिसके पास चित्तौड़ किले के अधिकार थे, और मोजीराम मेहता जो है मित्रों मालदेव सोनगरा का एक विश्वास पात्र सहायक था। यूं मान लीजिए ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, है ना। तो मोजीराम मेहता जो है मालदेव सोनगरा का एक विश्वास पात्र सहायक था। इसके साथ ही मित्रों एक अन्य पात्रों की बात करें तो सिपाही इंद्रजीत सिंह सामंत, चेतन सिंह, मुंजा बालेचा ये खूंखार डाकू था। बरजी मेवाड़ की दासी है, जमुना मेवाड़ की विधवा दासी है, ये कैरेक्टर भी है। काल्पनिक पात्र भी है मित्रों। प्रश्न बनता है कि खून का टीका उपन्यास के काल्पनिक पात्र कौन कौन से हैं, नहीं है, तो ध्यान रखना। एक अनंग सिंह जो है मित्रों काल्पनिक पात्र है, अक्षम्य और अशांति का प्रतीक है। ये अक्षम्य और अशांति का प्रतीक है अनंग सिंह। फिर पवन सिंह और शेरा मेरा, ये जो पात्र है शेरा मेरा, ये दो पात्र हैं, मान लीजिए दो भील योद्धा हैं शेरा मेरा। तो इस तरह से ये कुल मिला के 4 पात्र हैं शेरा मेरा, है ना। अनंग सिंह, पवन सिंह, शेरा मेरा, तो ये 4 पात्र जो हैं वो काल्पनिक पात्र हैं मित्रों। यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने अपने इस उपन्यास में कुछ बातें और अच्छे से सम्मिलित करने के लिए इन पात्रों की जो है अपनी ओर से रचना की है, तो ये काल्पनिक पात्र है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों। प्रमुख महिला पात्र कौन कौन सी है? तो सबसे पहले तो अरसी की पत्नी जो ग्रामबाला है, अरसी की पत्नी यानी हम्मीर की मां ग्रामबाला के साथ विवाह होता है इनका। बरबड़ी है मित्रों, विदुषी है और खेड़ा निवासी है गुजरात। रानी सोनगरा या सोनगर ये जो हम्मीर की पत्नी है, और रानी की सहेलियां हैं सहोदरा और बरजी, ये सोनगरा रानी की सहेलियां हैं, और रानी की विधवा दासी है जमुना। ये कुछ प्रमुख महिला पात्र है इस उपन्यास में। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं मित्रों। देखिएगा हम्मीर को दहेज में क्या मिला, ये भी एक प्रश्न बनता है कि हम्मीर को, है ना, दहेज में क्या मिला। तो सबसे पहले मित्रों मालदेव की पुत्री सोनगर से विवाह हुआ, ठीक है। किससे हुआ? मालदेव की पुत्री है सोनगर, उससे क्या हुआ मित्रों? विवाह हुआ है। सोनगर रानी से विवाह हुआ इनका। 8 जिले जो हैं इनको दहेज के रूप में मिले हैं, उसमें मगरा, सेरानल, गिरवा, गोडवाड़, बाराठ, शालपट्टी, मेरवाड़ा, घाटे का चोखला। मित्रों ये 8 जिले जो हैं इन्हें दहेज के रूप में प्राप्त हुए। प्रश्न बनता है कि हम्मीर को निम्नलिखित में से कौन से जिले दहेज में मिला या नहीं मिला, जैसा भी कौन सा जिला दहेज में मिला या नहीं मिला, या कुल कितने जिले दहेज में मिले, प्रश्न है। और साथ में मोजीराम मेहता भी दहेज में मिला।
तो ये ध्यान रखना, मोजीराम मेहता भी दहेज में मिला, और ये किस के कहने पर उन्होंने मांगा? सोनगर रानी के कहने पर मांगा कि आपको दहेज के रूप में मोजीराम मेहता को मांगना है, और मांगा, और आखिर मालदेव को ये मोजीराम मेहता इन्हें देना पड़ा। ये बहुत होशियार व्यक्तित्व था। अब आइए हम सारक संक्षेप पर बात करते हैं, क्योंकि बहुत विस्तार से बात करने का समय नहीं रहा, संक्षेप में बात करेंगे, लेकिन परीक्षा उपयोगी है। सीधा सीधा आपको यहां से परीक्षा में सहयोग मिलेगा। लाखा यानी लक्ष्मण सिंह के 12 पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र का नाम अरसी या अरी सिंह था, ध्यान रखना। दूसरे पुत्र का नाम अजय सिंह था, और दूसरा पुत्र जो है वो चित्तौड़ के दुर्ग से बाहर निकाल दिया जाता है और केलवाड़ा चला जाता है, जैसा आपको पता है। यह भ्रम भी हो सकता है, राणा रतन सिंह बोले या रावल रतन सिंह बोले, यह भ्रम भी हो सकता है। ये कब कहा? जब लक्ष्मण सिंह ने ऐसा कहा कि देवी ने सपने में आकर मुझे कहा है कि चित्तौड़ की रक्षा चाहते हो, चित्तौड़ की विजय चाहते हो, तो अपने पुत्रों का बलिदान दे दो। तो राणा रतन सिंह बोले कि यह भ्रम भी हो सकता है। लाखा के यह कहने पर कि देवी ने खून मांगा है ना, मैं सबसे पहले मुकुट धारण करूंगा, यह उद्घोष अरसी ने किया। तो जब रतन सिंह कहते हैं कि यह भ्रम भी हो सकता है, तब लाखा कहता है कि यह भ्रम ही सही, लेकिन बड़ा गौरवपूर्ण होगा कि मैं अपनी मिट्टी के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने पुत्रों का और स्वयं का बलिदान दे दूं, ये मेरे लिए बड़ा गौरवशाली होगा। और जैसे ही ऐसा वो सुनते हैं तो उनके सबसे बड़े पुत्र ने कहा कि मैं सबसे पहले मुकुट धारण करूंगा, राणा का मुकुट धारण करूंगा। और आखिर इसके बाद जितने भी सामंत बैठे हुए थे उन सब में भी एक विशेष प्रकार का जोश जो है वो भर जाता है, और सभी कहने लगते हैं कि मैं भी अपने पुत्रों का बलिदान दूंगा, मैं भी अपने पुत्रों का बलिदान दूंगा। और सबसे पहले मुकुट को धारण करने वाले बने अरसी, है ना। जैसे ही वो मुकुट धारण करते हैं, अरसी ने बप्पा रावल का मुकुट पहना देने के लिए कहा, और मुकुट पहने व महाराणा बनने पर, मुकुट पहनने, ठीक है मित्रों, मुकुट पहनने व महाराणा बनने पर अरसी को अरी सिंह नाम दिया गया सम्मान के रूप में। अरी सिंह के महाराणा बनते ही सेना में जबरदस्त उत्साह का संचार हो जाता है। अरी सिंह ने युद्ध का मूल कारण मनुष्य की अविकार लिप्सा माना है। अरी सिंह ने युद्ध का जो मूल कारण माना है वो मनुष्य की अविकार लिप्सा माना है। सैन्य संचालन का भार पवन सिंह को सौंपा गया, और इस प्रकार अरी सिंह और पवन सिंह मिलकर क्या करते हैं? युद्ध भूमि में उतरते हैं और अलाउद्दीन खिलजी से जो है लोहा लेते हैं। मित्रों, भयंकर लड़ाई होती है और 2 दिन तक युद्ध चलता रहता है। युद्ध में 2 दिन के युद्ध के बाद जब कहीं विश्राम की स्थिति आती है, तो विश्राम की अवस्था में अरी सिंह को या अरसी को अपने जीवन के बीते हुए दिन उसे याद आते हैं कि किस प्रकार से एक बार वो किसी अभियान पर जा रहा था, है ना, जो है, और कैसे शिकार पर गए थे, और शिकार के बीच में उन्हें एक ग्रामबाला से भेंट होती है। यह ग्रामबाला बहुत सुंदर होती है और कहीं न कहीं बड़ी निर्भीक भी होती है, और किस तरह से उनका जो प्रसंग होता है आपसी वार्तालाप का। और इसके बाद धीरे धीरे अरसी जो है वो उस गांव में बार बार जो है जाते हैं और उस ग्रामबाला से मिलने का प्रयास करते हैं और वार्तालाप करते हैं, और अंततः अरी सिंह या अरसी जो है उस ग्रामबाला से विवाह कर लेते हैं। ये सारी बात युद्ध के पश्चात जो कहीं न कहीं आराम का समय है, उस समय में उन्हें याद आता है मित्रों। और सैन्य संचालन का भार पवन सिंह है। ओ अश्वारोही ठहर, खेत को मत उजाड़, ग्रामबाला ने अरसी से कहा है। ये कथन है, अरसी से कहा है। अश्व के एक टांग में चोट ग्रामबाला के गोफन के कंकर से लगी है, क्योंकि ग्रामबाला बड़ी निर्भीक है और गोफन जो है एक प्रकार से चमड़े से बनी हुई हो सकती है, ये जो है अपने रस्सी से, सूत से बनी हुई भी हो सकती है। उसमें एक पत्थर रखा जाता है और इस तरह से घुमाकर जो है मित्रों मारा जाता है, तो गोफन के पत्थर से घोड़े की टांग को चोट लगती है और ये गोफन जो है ग्रामबाला चलाती है, ठीक है। और इसी ग्रामबाला से अरसी का विवाह होता है और इन्हीं की संतान का नाम हम्मीर है मित्रों, ये ध्यान रखिएगा। फिर मित्रों अजय सिंह गोपनीय मार्ग से केलवाड़ा चले गए हैं, क्योंकि जो लाखा है युद्ध की स्थिति में चाहते हैं कि वंश बचा रहे और चित्तौड़ की जो गद्दी पर बैठे उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी उन्होंने, और अपना प्रिय पुत्र था इस वजह से भी, अपने 12 पुत्रों में से अजय सिंह को गोपनीय मार्ग से केलवाड़ा भेज दिया जाता है।
वीरों के केसरिया करने के लिए दुर्ग के द्वार खोल दिए गए हैं। एक के बाद एक 12 पुत्रों का बलिदान होता है और अंत में जब और कोई नहीं बचा और विजय नहीं मिली तो रावल रतन सिंह और लाखा स्वयं ये निर्णय करते हैं कि अब हमारी बारी है, हम मिलकर युद्ध करेंगे और अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। तो युद्ध करने से पहले ही मित्रों, जब वो केसरिया करने जाते हैं उससे पहले वहां की रानियों ने जोहर कर लिया होता है मित्रों, जिसमें पद्मिनी सहित हजारों की संख्या में क्षत्राणियां जो है जीवित अग्नि स्नान करती है मित्रों। अपने आप में जब कभी कल्पना करो मित्रों, तो जो रोटी बनाते हैं तवे पर अगर अंगुली थोड़ी सी टिक जाए, है ना, तो अंगुली हल्की सी टिक जाए तो मेरे हिसाब से उस अंगुली में जो जलन होती है वो ही कई दिनों तक अपने आप को बड़ा विचलित कर देती है। तो जीवित आग में कूद जाना कितना भारी काम है। पद्मिनी सहित अन्य क्षत्राणियों द्वारा जोहर किया जाता है मित्रों, अन्य क्षत्राणियों द्वारा जोहर किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को विजय मिलती है और वो पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अंदर जाता है और उसे ढूंढता है। लेकिन मुझे छूना मत, मेरे लिए यह अग्नि मां के समान है, यह कथन वृद्धा का था। यह कथन किसका था? वृद्धा का था। और आप मान के चलिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी को कुछ भी नहीं मिला, है ना। अलाउद्दीन खिलजी जिसे प्राप्त करने के लिए आया हुआ था वो तो अग्नि को समर्पित हो गई थी देवी। केलवाड़ा मेवाड़ की पश्चिमी दिशा में अरावली पर्वतमाला की तलहटी में शेरोमल नामक नगर की चोटी पर स्थित है। अजय सिंह ने हमीर को बुलवाया। आखिर उस क्षेत्र में कुछ वर्षों बाद जब स्थिति ऐसी बनती है कि वहां एक मुंजा बालेचा नामक एक जो खूंखार डाकू था वो बार बार जो है अजय सिंह को परेशान करता था। अजय सिंह के 2 पुत्र हैं, दोनों पुत्रों को इस बालेचा से लड़ने के लिए भेजा गया, लेकिन वो दोनों पुत्र भी जो है मुंजा बालेचा को हराने में समर्थ नहीं हुए। तब अजय सिंह को ध्यान में आया कि मेरे भतीजे को बुलाना चाहिए और राणा हमीर को वो बुलाने का एक प्रकार से संदेश भेजते हैं। राणा तो बाद में बने हैं, लेकिन हमीर को बुलाने का संदेशा भेजा जाता है। हमीर अपनी विधवा माता देवी के संरक्षण में उनवा नामक गांव में पल बढ़ रहा था। गांव का नाम कौन सा मित्रों? उनवा नामक गांव में हमीर जो है वो पल बढ़ रहा था क्योंकि अरी सिंह तो युद्ध में जो है खेत हो गए, है ना, शहादत को प्राप्त हो गए, इसलिए वो अपनी मां के साथ उनवा गांव में पल बढ़ रहे थे। मुंजा बालेचा गोडवाड़ का खूंखार डाकू था जो अरी सिंह को, जो अजय सिंह को, मित्रों यहां पर हमें थोड़ा सा करेक्शन करना है, जो अजय सिंह को क्या कर रहा था? अजय सिंह को बराबर परेशान कर रहा था, है ना, अजय सिंह को परेशान कर रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग कुछ समय बाद झालोर के चौहान, भाई युद्ध चित्तौड़ का दुर्ग जीतने के बाद झालोर के चौहान मालदेव को सौंप दिया था व्यवस्था के तौर पर। मुंजा बालेचा जो है हमीर को जब ये सारी बातें बताई जाती है तो हमीर कहता है कि मुंजा बालेचा को मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा। और बाद में पता चलता है कि सामेरी नामक गांव में जलसे में गया हुआ है कौन? मुंजा बालेचा। हमीर ने मुंजा को मारकर उसका सिर, ये 7 फीट लंबा मुंजा बालेचा है ना, हष्ट पुष्ट बड़ा भीमाकार दिखता था, और मारकर उसका सिर अपने भाले पर लटकाकर अजय सिंह के चरणों में भेंट कर देता है। तो तब से ही जो है अजय सिंह इस बात को मान लेते हैं कि चित्तौड़ के दुर्ग को अगर कोई प्राप्त कर सकता है तो वो है मेरा भतीजा हमीर। और उसी समय अजय सिंह हमीर को सिसोदिया वंश का महाराणा या राणा घोषित कर देता है और जितने भी सामंत सरदार हैं उन सब तक एक प्रकार का संदेशा भिजवा दिया जाता है कि हमीर जो है वो राणा होंगे। किसके? चित्तौड़ के राणा होंगे। अजय सिंह जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। अजय सिंह के 2 पुत्र हैं, अजीत सिंह और सुजान सिंह। ये दोनों ही पुत्र जो हैं इस बात से थोड़े खफा होते हैं। अजीत सिंह जो है वो तो कहीं न कहीं जो है अगर देखा जाए तो कुछ समय बाद इसी प्रकार की कुंठाओं से, है ना, या इस बात से कहीं के अंदर ही चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और सुजान सिंह जो है वो रुष्ट होकर चले जाते हैं, दक्षिण की ओर चला जाता है और कहते हैं कि दक्षिण में जो हमारे शिवाजी महाराज पैदा हुए हैं वो सुजान सिंह के वंश में ही उत्पन्न हुए थे। तो कुल मिला के सिसोदिया शाखा का पल्लवन जो है दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में भी मित्रों हुआ है। तो चित्तौड़ के नए महाराणा घोषित होने पर टीका दौड़ प्रथा का पालन करना होता था। टीका दौड़ प्रथा का अर्थ ये था कि मित्रों जैसे ही कोई राणा बनता है
तो उस राणा को एक दायित्व सौंपना पड़ता है, सौंपना होता है, या उस राणा को एक टीका दौड़ नामक प्रथा का पालन करना होता है। इस टीका दौड़ प्रथा का अर्थ ये होता है कि अपने राज्य के आसपास जो भी शत्रु है उसमें से किसी भी शत्रु के ऊपर आक्रमण करके उस क्षेत्र को या उस शत्रु पर विजय प्राप्त करना होता है। तो मुंजा बालेचा तो मारा गया, लेकिन उसके जो साथी हैं मित्रों, है ना, वो अभी भी शेष थे। इसलिए टीका दौड़ प्रथा के रूप में अजय सिंह जो चाहते हैं कि पितृ सम्मान की प्राप्ति, प्रसन्नता में राजपूत नरेश अपने सामंतों व जागीरदारों को साथ लेकर पड़ोसी शत्रु राज्य पर आक्रमण करते हैं, इसी को टीका दौड़ कहते हैं। तो अजय सिंह चाहते हैं, टीका दौड़ प्रथा कहा जाता है। हम्मीर ने टीका दौड़ के लिए बालेचा का गिरिदुर्ग सेलिया दुर्ग का नाम है सेलिया चुना था, और ये अजय सिंह चाहते थे कि सेलिया दुर्ग पर जो है विजय प्राप्त कर ले कौन, हम्मीर। तो हम्मीर ने सेलिया दुर्ग को जीत लिया था, है ना, सेलिया दुर्ग पर विजय प्राप्त कर ली थी। यद्यपि ये बहुत कठिन विजय थी, लेकिन आखिर अंततः इस विजय को प्राप्त कर लिया गया। पवन सिंह के छोटे भाई का नाम खेतसिंह था, ये दोनों वीर योद्धा हैं। सेलिया दुर्ग विजय में शेरा व खेतसिंह मारे गए, शेरा व खेतसिंह जो है वो मारे गए। राणा हम्मीर की घोषणा से मेवाड़ी वीर, और फिर उसके बाद जब ये गिरिदुर्ग जो है वो अपने अधीन कर लिया गया, तब राणा हम्मीर ने एक घोषणा की कि जितने भी मेवाड़ के हमारे वीर हैं, भील हैं, मीणा हैं, है ना, अन्य प्रजागण हैं, उन सब का आह्वान किया कि अगर चित्तौड़ प्राप्त करना चाहते हो तो सब मेरा साथ दो। और जैसे ही इन्होंने आह्वान किया तो इन सारे वीरों ने अपने घरों को त्याग कर पर्वतीय प्रदेश केलवाड़ा में सारे जो वीर हैं, है ना, वो सारे आगे सहायता के लिए, राणा हम्मीर की सहायता के लिए। हम्मीर ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति से पर्वतीय प्रदेश की राहों से आने जाने वाले यात्रियों व मालदेव के सरदारों को लूट कर धन अस्त्र शस्त्र इकट्ठे किए। अब उधर से सारे वीर जब आ गए सहायता के लिए, तो मित्रों किसी भी दुर्ग को वापस प्राप्त करना है युद्ध के द्वारा, तो धन की भी आवश्यकता है, सेना की भी आवश्यकता है, अस्त्र शस्त्र की भी आवश्यकता है। तो हम्मीर ने सोचा कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति के द्वारा जो रास्ते थे, दुर्गम पहाड़ी रास्ते थे, उधर से आने जाने वाले राहगीरों को लूटना प्रारंभ किया। और मालदेव के जितने भी जो जागीरदार थे, है ना, जो सेठ लोग थे, माल को इधर से उधर लाते ले जाते थे, उनको लूट लूट कर अस्त्र शस्त्र और धन को इकट्ठा किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था मित्रों, ठीक है। ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो शासक बन चुका था उस समय, है ना, 1303 के बाद, जब अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो शासक बन चुका था। यद्यपि ये पढ़ा लिखा शासक था, यूं होशियार माना जाता है, लेकिन यह एक प्रकार से अहमक यानी मूर्ख शासक साबित हुआ। ये निर्णय लेने में बहुत जल्दबाजी करता था। इसने अपनी राजधानी को भी दिल्ली से मुर्शिदाबाद परिवर्तित कर दिया था। तो ये कुल मिला के इतिहास में एक मूर्ख शासक के रूप में जो है जाना जाता है। यद्यपि अच्छा पढ़ा लिखा था, लेकिन निर्णय क्षमता इसकी ठीक नहीं थी, किसी भी बात को बहुत जल्दबाजी में सोच लेता था, इसलिए इसे मूर्ख या अहमक शासक कहा जाता है। हम्मीर ने अपने साथी अनग सिंह के साथ मिलकर चित्तौड़ पर आक्रमण की योजना बनाई, है ना। अनग सिंह के साथ, ये एक काल्पनिक पात्र है ना, अनग सिंह के साथ या अनंग सिंह के साथ मिलकर जो है एक योजना बनाई चित्तौड़ को वापस प्राप्त करने के लिए, और अपने सारे जो जितने भी चित्तौड़ के योद्धा थे उनको इकट्ठा किया। लेकिन अजय सिंह ने हम्मीर से कहा कि बिना पूर्ण तैयारी व शक्ति के युद्ध लड़ना घातक होता है। अजय सिंह चाहता था कि अभी भी हम उस रूप में अगर मजबूत नहीं है तो हमें अभी युद्ध टालना चाहिए, लेकिन हम्मीर ने सोच लिया था, है ना। अनग सिंह व मुस्लिम सिपाही के मध्य दो थैलियां जो सिक्कों से भरी हुई थी के लिए भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अनग सिंह विजयी रहा, यानी दो आपस में भिड़ गए। क्योंकि गुरिल्ला युद्ध पद्धति से राहगीरों को लूटा जाता था, तो दो अशरफियों से या सिक्कों से भरी हुई थैलियों के लिए ये दोनों आपस में झगड़ जाते हैं, ठीक है। हम्मीर व मालदेव के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें हम्मीर की पराजय हुई। ध्यान रखना, चाचा ने मनाही किया था कि जब तक पूरी तैयारी नहीं हो तब तक हमें युद्ध में जाना नहीं चाहिए, लेकिन हम्मीर ने और अनग सिंह ने मिलकर सोच लिया कि नहीं, चित्तौड़ को प्राप्त करना है। तो उस समय चित्तौड़ की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी मालदेव के पास थी, तो सीधे सीधे जो है हम्मीर का युद्ध किससे हुआ, मालदेव से हुआ, और तैयारियां कम थी।
शक्ति कम थी, इसलिए इसमें कहीं न कहीं हम्मीर की पराजय हुई। हम्मीर जो है बहुत टूट चुका था इस युद्ध में हार से, तो कहीं न कहीं अपने आप को बचाते हुए वह गुजरात की तरफ, द्वारका की तरफ चला गया। तो हम्मीर मालदेव के आघातों से घबराकर गुप्त रूप से द्वारकापुरी की ओर चला गया। हम्मीर के साथ अनक सिंह भी गया, है ना, और चाचा अजय सिंह ने पवन सिंह को आज्ञा दी कि हम अब अहिंसा का युद्ध लड़ेंगे। ठीक है, इधर जो है अजय सिंह के पास पवन सिंह है, पवन सिंह को आदेश दिया कि अब हम ऐसे युद्ध नहीं लड़ेंगे, अब हम अहिंसात्मक तरीके से युद्ध लड़ेंगे। अब अहिंसात्मक तरीके से युद्ध का मतलब यह था कि अजय सिंह ने क्या किया, जो भी सामंत थे, जो सेठ थे, आम जनता थी, कृषक थे, उन सबको मना कर दिया, व्यापारियों को मना कर दिया कि कोई व्यापार नहीं करेगा, किसानों को मना कर दिया कि हमें किसी प्रकार का लगान नहीं देना है, और इस प्रकार से एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न कर दी जिससे राज्य की आय जो है वो लगभग समाप्त हो गई। तो जैसे व्यवस्था चलाने के लिए भी मालदेव को पैसे जो है प्रति माह भेजने पड़ते थे, चित्तौड़ का खर्चा चलाने के लिए, दुर्ग का खर्चा चलाने के लिए। तो ये एक प्रकार से अजय सिंह ने अपनी ओर से सत्याग्रह कर दिया। ठीक है, और उधर जो है वो गुजरात की तरफ जो है वो जा रहे हैं कौन, हम्मीर। उनका क्या होता है देखते हैं। चारण अमरदान ने अहिंसा के युद्ध को उचित माना, लेकिन सरदार भूप सिंह और सामंत पदम सिंह ने इसका मजाक उड़ाया कि इस तरह से कोई सत्याग्रह से कोई फायदा नहीं है। फिर देखिए मित्रों, भूप सिंह तो अंत तक इस नीति का विरोध करते रहे, है ना। चारण अमरदान जो कह रहे थे उस नीति का विरोध करते रहे। हम्मीर जब यात्रा करते करते थक गया तो एक ग्रामीण कृषक के यहाँ ठहरा, खेड़ा में एक ग्रामीण कृषक के यहाँ ठहरा। हम्मीर ने कृषक से कहा कि समय बड़ा बलवान होता है, आपसी कुछ चर्चा होती है उनमें, और हम्मीर कृषक के साथ फिर वहां पर रुकता है ना, विश्राम करता है। और जब बात इस तरह की कहता है तो किसान जो है वो कहता है कि हमारे यहाँ पर एक बहुत विदुषी महिला है, बरबड़ी देवी नाम से, एक बार आपको उनसे मिल लेना चाहिए। हम्मीर कृषक के साथ देवी बरबड़ी के दर्शन के लिए गया, जो सब कुछ जानने की क्षमता रखती थी। क्षत्रिय धर्म की अवज्ञा आप जैसे पराक्रमी पुरुषों द्वारा नहीं होनी चाहिए, ये बरबड़ी के कथन है। जब वो बरबड़ी के पास जाते हैं तो बरबड़ी जो है बिना पूछे हुए ही हम्मीर को उसका परिचय वगैरह सब बता देती है। तो हम्मीर बड़े चमत्कृत होते हैं और पूछते हैं कि क्या मुझे मेरा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त होगा। तो बरबड़ी कहती है कि आप कल आइएगा, तब इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे ही वो कल जाते हैं, है ना, यानी एक दिन बाद जब जाते हैं पुनः, तो बरबड़ी कहती है कि आप जो हैं मेवाड़ के अधिपति बनेंगे, आपको पुनः जो है मेवाड़ लौट जाना चाहिए। और फिर जब हम्मीर कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, बिना किसी व्यवस्था के मैं आखिर कैसे क्या करूँगा, और बरबड़ी ये भी कहती है कि आपके लिए विवाह का प्रस्ताव आएगा, विरोध भी होंगे, लेकिन आप उस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर देना, ये विवाह का प्रस्ताव ही आपको चित्तौड़ पुनः दिलाएगा। और मैं आपकी सहायता के रूप में, मेरा वीर पुत्र है बारू और 500 अश्वारोही, जैसे ही आपको जब भी आवश्यकता हो आप संदेशा भिजवा दीजिएगा, मैं ये आपकी सहायतार्थ भेज दूंगी। तो इस तरह की बातें होती है मित्रों। ठीक है, बरबड़ी ने हम्मीर से कहा कि आप चित्तौड़ वापस लौट जाइए, वहां की स्थिति आपके प्रतिकूल होगी, है ना, वहां की स्थिति आपके प्रतिकूल, है ना, प्रतिकूल होगी। आपको विवाह का निमंत्रण आएगा, आप उसे सहर्ष स्वीकार कर लें। वहां भले परिस्थिति प्रतिकूल होगी, लेकिन एक विवाह का प्रस्ताव आएगा और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। विरोध प्रतिरोध की चिंता किए बिना आप उस लड़की को घर लाएं और उसका आगमन ही आपकी विजय का आधार होगा। ये बरबड़ी के कथन है मित्रों, हम्मीर से बरबड़ी कहती है। बरबड़ी ने अपने वीरपुत्र बारू, है ना, बारू के साथ 500 घोड़ों की सहायता जो है वो हम्मीर को दी थी। कहा था, वादा किया था, जब भी जरूरत हो तो संदेशा भिजवा दीजिएगा। अजय सिंह का असहयोग आंदोलन जो है वो सफल होता है। मालदेव अपने पुत्र जैसा, है ना, या जेता जय सिंह को चित्तौड़गढ़ की व्यवस्था सौंपकर झालोर चला गया है, और वहां झालोर से मालदेव को हर माह जो है ना, कामदार जो मोजीराम मेहता है उसके साथ जो है रुपये पैसे भेजने पड़ते हैं, और ये आंदोलन कहीं कहीं सफल होता है अजय सिंह का। मालदेव झालोर से हर माह कामदार मोजी राम मेहता के साथ हर माह चित्तौड़गढ़ रुपये भेजता रहा। मैं बाप का दंड बेटे को देना न्यायोचित नहीं मानता, यह कथन अजय सिंह का है ना। मैं बाप का दंड बेटे को देना न्यायोचित नहीं मानता, यह कथन किसका है, अजय सिंह का है मित्रों। फिर देखिएगा, अजय सिंह ने हम्मीर से अपनी अंतिम इच्छा कही।
अजय सिंह ने हमीर से अपनी अंतिम इच्छा कही कि बेटा प्रार्थना है कि तुम व्यर्थ ही हिंसा नहीं करोगे। अंतिम दिनों में अपनी अंतिम इच्छा जो है वो अपने भतीजे से कहते हैं, हमीर से। राजा मालदेव ने अपनी पुत्री के विवाह का नारियल हमीर को मेहता जूहण व पुरोहित जयमाल के साथ भेजा। क्यों? क्योंकि मित्रों कहीं न कहीं यहाँ स्थिति ये बन रही थी कि ये सत्याग्रह वगैरह सब कुछ हुआ, तो इसमें जो सेनापति वगैरह हैं उन्होंने ये सुझाव दिया कि इन सब की जड़ में कहीं न कहीं राणा हमीर है। अगर राणा हमीर को ही समाप्त कर दिया जाए तो सारी व्यवस्थाएं ठीक हो सकती है। तो ये एक षड्यंत्र था, है ना, कि मालदेव जो है एक बार युद्ध हो चुका था, है ना, राणा हमीर हार चुका था, बाद में सत्याग्रह वाली बात है, असहयोग आंदोलन वाली बात है ना, तो कहीं न कहीं ये जो अव्यवस्थाओं के मध्य में राणा हमीर है, तो एक षड्यंत्र रचा गया मालदेव और उनके जितने भी जो सामंत सरदार थे कि राणा हमीर को ही समाप्त कर दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि अपने ज्योतिषी के साथ, पुरोहित के साथ, और मेहता जूहण और पुरोहित जयमाल, ये प्रश्न बन सकता है कौन लेकर गया नारियल, सगाई का नारियल लेकर भेजते हैं। और फिर राणा हमीर के पास जाकर जब वो इस तरह का आग्रह करते हैं तो राणा हमीर कहते हैं, है ना, हाँ, राणा हमीर कहते हैं कि भाई मैं तो उसका शत्रु हूं मालदेव का, और मालदेव जो है अपनी पुत्री मुझे क्यों देना चाहते हैं। तब मेहता जूहण कहते हैं युवा बेटी राणा के घर में भी नहीं रह सकी, फिर राजा मालदेव की क्या बिसात है, युवा बेटी है तो उसका कहीं न कहीं विवाह तो करना ही है, और आपसे योग्य वर कौन हो सकता है। राजपूत किसी लड़की का नारियल नहीं लौटाएगा। ये कौन कहता है? हमीर ने कहा ऐसा, है ना, हमीर ने कहा कि राजपूत जो है वो किसी लड़की का नारियल नहीं लौटाएगा, क्योंकि वो बरबड़ी की बातें याद आ रही थी कि सगाई का, है ना, नारियल आएगा, है ना, और वो लड़की को लाना है, वो लड़की ही जो है चित्तौड़ को वापस दिलाएगी। तो हमीर ने ऐसा करते हुए विवाह का नारियल क्या कर दिया मित्रों? स्वीकार कर लिया। विवाह का नारियल स्वीकार कर लिया। अब आप सोचिए, जब विवाह का नारियल स्वीकार कर लिया तो राणा हमीर जो है वो बारात लेकर जो है जाते हैं कहां? झालोर। अब यहां पर इससे पहले बरबड़ी के पुत्र बारू को बुला लिया जाता है, 500 अश्वारोही को बुला लिया जाता है, और वो भी भेष बदल कर जो है प्रयास करते हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं राणा हमीर को समझ में आ गया कि कोई न कोई षड्यंत्र हो सकता है। तो उस षड्यंत्र का जवाब जो है षड्यंत्र से ही दिया जाएगा, ऐसा विचार करके 500 अश्वारोही के साथ वो भी आते हैं। और जैसे ही वहां जाते हैं तो बारात झालोर पहुंची तो वहां विवाह की कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि वास्तव में उनको विवाह नहीं करवाना था, उन्हें तो राणा हमीर को मारना था। लेकिन वहां देखते हैं कि कोई ऐसी स्थिति नहीं है, तो पवन सिंह मेरा और अनक सिंह हमीर के साथ ही थे। छद्म रूप से बारू के नेतृत्व में 500 घोड़ों की सेना व पैदल वीरों ने झालोर दुर्ग को क्या कर दिया? घेर दिया। और ऐसी स्थिति में जब सेनापति को पता चला कि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, तो वो सलाह देता मालदेव को कि हमारा षड्यंत्र तो असफल हो गया है, और अब हमारी भलाई इसी में है कि राजकुमारी का विवाह कर दिया जाए। किसके साथ? राणा हमीर के साथ। ठीक है, तो आप देखिए मालदेव के दीवान जीत सिंह ने कहा कि हमारा षड्यंत्र असफल, जीत सिंह दीवान है, ठीक है, असफल हो गया है, अब बाईसा का विवाह कर देना चाहिए। कामदार मोजीराम यहां पर एक भूमिका और निभाते और सोचते हैं कि नहीं, एक कूटनीतिक चाल चलते हैं और विवाह हो सकता है बच जाए। तो वो कहते हैं कि राजकुमारी को विधवा बता दिया जाए तो ये विवाह रुक सकता है। तो मोजीराम स्वयं जाता है राणा हमीर से मिलने के लिए और धीरे से एकांत में ले जाकर कहता है कि राणा जी राजकुमारी सातों विधवा है ना, और भट्टवंशीय के साथ इनका विवाह हुआ था, लेकिन ये विधवा हो गई है, तो ये राजकुमारी तो विधवा है। फिर जब इस तरह की बात कही गई मोजीराम के द्वारा, तो राणा हमीर देवी बरबड़ी के शब्दों को याद करते हुए कहते हैं, और कहा उन्होंने कि मैं विधवा से ही विवाह करूंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं विधवा से ही क्या करूंगा? विवाह करूंगा। तो ये भी उनकी चाल जो है असफल हो जाती है। और फिर आखिर में हमीर ने रानी के मन में अपने पिता मालदेव के कुकृत्यों के प्रति प्रतिशोध जगा दिया। और जैसे ही रानी से मिलना होता है, राजकुमारी से मिलना होता है, राजकुमारी को सारे कुकृत्यों के बारे में जानकारी देते हैं कि तुम्हारे पिता मालदेव किस तरह से मुगलों से मिले हुए और कैसी कैसी स्थिति, और मुझे किस रूप में यहाँ बुलाया है, और तुम्हें भी बाल विधवा बता दिया गया है, जबकि ये सरासर ठीक नहीं है। तो कुल मिला के उन्होंने रानी सोनगर को कहीं न कहीं अपने विचारों से प्रभावित किया। रानी सा की सहेलियां सहोदरा वो बरजी थी, ये
रानी सोनगर की जो दो सहेलियां कह दो या दासियां कह दो, राजकुमारी ने अपनी मां से कहा, जब सारी स्थितियों का पता चल गया तो राजकुमारी ने अपनी मां से कहा, वह महत्व नहीं कहला सकता जो आत्मा को पतनोन्मुख करता है, शास्त्रों और मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, वो ममत्व नहीं कहलाता है। अंततः विवाह होता है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, तुम समझती हो कि मैं सदा झूठ बोलता हूं, ये मालदेव अपनी पुत्री से कहते हैं। और कहीं न कहीं यहां अब विवाह होता है। रानी ने हम्मीर से कहा, मैं चित्तौड़ को मुक्त कराऊंगी, आप विश्वास रखें कि आपको अपना चित्तौड़ मिलेगा, है ना। यहां हम्मीर कहते हैं कि मेरा राज्य जो है वो केवल तुम ही मुझे दिला सकती हो, और अपने ये जो पिता के जो षड्यंत्र हैं, इन षड्यंत्रों से कहीं न कहीं पुनः हम निजात पाते हुए चित्तौड़ का राज्य हमें मिले। तो यहाँ रानी सोनगर कहती है कि मैं जरूर इस राज्य को आपको दिलाऊंगी। हम्मीर ने रानी को कहने पर दहेज में, रानी के कहने पर, अब जब बात विवाह हो गया, दहेज की बारी आई, तो रानी के कहने पर दहेज में कामदार मोजीराम को मांग लिया, और इसके साथ ही 8 झीले जो हैं और इनको दहेज में मिले हैं। हम्मीर ने चेतावनी के स्वर में मोजीराम से कहा कि अब से आपका कर्म क्षेत्र चित्तौड़ है और आपका राजा मैं हूं, इसलिए अब आप चित्तौड़ को आजाद करवाने का जो है दायित्व स्वीकार करें और निभाएं। पवन सिंह ने हम्मीर को अनक सिंह के लिए कहा कि इसे किसी जंगली जानवर के सामने फेंक दिया जाए, है ना, क्योंकि जब वहां से ये लौटते हैं तो इनके बीच में इस तरह की बातें होती है। जालोर से जब वापस लौटते हैं तो अनक सिंह बार बार युद्ध के लिए जो है सोचता रहता है, कुछ न कुछ कहता रहता है। तो पवन सिंह कहता है कि इसको किसी जंगली जानवर के सामने फेंक दिया जाना चाहिए। चैत्र मास के 9 वर्ष पर राणा हम्मीर ने अपनी रानी को स्वर्णाभूषण भेंट किए हैं। राजा मालदेव ने हम्मीर को 8 जिले दहेज में दिए हैं, और वो ये हैं: मगरा, पहले भी देख लिया, सेरानल, गिरवा, गोडवाड़, बाराट, श्यालपट्टी, मेरवाड़ा और घाटे का चोखला, ये 8 जिले भी दहेज में दिए हैं। फिर मित्रों यहां देखिए, चित्तौड़ की मुक्ति अब शक्ति से नहीं नीति से हो सकती है। ये कामदार मोजीराम के कथन है कि चित्तौड़ की मुक्ति अब नीति से करेंगे, शक्ति से नहीं करेंगे। अक्षम्य और अशांति का प्रतीक हम्मीर ने किसे कहा है? अनक सिंह को अशांति और, है ना, अक्षम्य और अशांति का प्रतीक कहा है। ये पहले भी हमने देख लिया है, ध्यान रखिएगा। अनक सिंह को हम्मीर ने चौहानों के निरंकुश सैनिकों को लूटने व उनसे युद्ध करने के लिए भेजा, ताकि उसकी युद्ध की पिपासा शांत रहे। अनक सिंह जो है वो युद्ध का बड़ा शौकीन है, तो कहीं न कहीं राणा हम्मीर ने अनक सिंह को भेजा, भाई कि चौहानों के जो निरंकुश सैनिक हैं उनको लूटो थोड़ा, और ताकि तुम्हारी युद्ध की इच्छा भी पूरी हो जाए। और महारानी सोनगर की विधवा दासी जमुना थी, है ना, महारानी सोनगर की विधवा दासी कौन थी? जमुना थी, है ना। और यहाँ प्रच्छद पट का एक अर्थ निकलता है मित्रों चादर, और पतद ग्रह का अर्थ निकलता है पिकदान, शब्द आए हुए हैं। हम्मीर को रानी ने सार्थवाह व विधवा स्त्री की कहानी प्रेम की पुष्टि के लिए सुनाई। किसने? हम्मीर को रानी ने सुनाई थी। नौजीराम ने कहा, विजयश्री स्वयं हमारे पास चलकर आ रही है। कुल मिला के अब वापस जो है चित्तौड़ को हासिल करना है, और चित्तौड़ की व्यवस्था जो है अभी किसके पास है? जैसा के पास है, यानी जयसिंह के पास है। और मालदेव तो झालोर में है, लेकिन चित्तौड़ की सारी व्यवस्था जो है उनके दोनों पुत्र संभाल रहे हैं, जिसमें जैसा जो है अपनी इस बात को संभाल रहा है। मालदेव के 2 पुत्र थे, जैसा जयसिंह और हरि सिंह, ठीक है। तो अनक सिंह का पुत्र जीवन सिंह, अनक सिंह द्वारा काटा गया देशद्रोही महीप सिंह का सिर जो है पहली सौगात के रूप में लेकर आता है हम्मीर के सामने, अनक सिंह का पुत्र। फिर आप देखिएगा शाही सेना, अब आप क्या हुआ कि जैसे ही अब आप देखिए कि यहां सारी व्यवस्था जब होती है तो जैसा भाई अनक सिंह वगैरह मिलकर वापस चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण करने का पूरा प्लान बनाते हैं, है ना। और चित्तौड़ के दुर्ग पर जब आक्रमण किया जाता है तो जो मोजीराम है उसके सभी जानकार होते हैं, द्वारपालों को अपनी ओर से मिला लिया जाता है ना। और कहीं न कहीं इस तरह की एक व्यवस्था बिठाकर चित्तौड़ को पुनः प्राप्त कर लिया जाता, देखिएगा। और शाही सेना का समर्थन प्राप्त करने वालों से युद्ध करना सहज नहीं है। मोजीराम ने अनक सिंह से कहा, वीर प्रतिदिन विवेक से दूर हो रहा है। यहाँ वीर का अर्थ है अनक सिंह प्रतिदिन विवेक से दूर हो रहा है। हम्मीर ने अनक सिंह को संपूर्ण मेवाड़ का सेनापति बना दिया। खेतसी का पुत्र गेतसी था, ठीक है। और उमराव गिरिराज सिंह अनक सिंह से आतंकित रहता था,
है ना। उमराव गिरिराज सिंह जो है वो अनक सिंह से आतंकित रहते थे। ये छोटी छोटी बातें हैं मित्रों, हालांकि उपन्यास बहुत बड़ा है। मोजीराम और पवन सिंह चित्तौड़, है ना, मोजीराम और पवन सिंह जो है अब किस तरह से जाए, तो चित्तौड़ का जो लूटा हुआ धन था, चित्तौड़ में लेकर जाते हैं जो लूटा हुआ धन, किसके द्वारा, हम्मीर के द्वारा जो लूटा हुआ धन था, उसको लेकर वो जाते हैं कहाँ, चित्तौड़ जाते हैं जैसा के पास, ठीक है। तो चारण अमरदान द्वारा लिखा गया क्षमादान पत्र लेकर जैसा के पास गए, उस पर हस्ताक्षर भी अमरदान के ही थे, है ना। इस बहाने वो वहां जाना चाहते हैं कि भाई जो लूटपाट की है ना, हमें क्षमा किया जाए, एक षड्यंत्र के तहत वो वहां जाते हैं। मोजीराम व पवन सिंह की अगवानी के लिए हरि सिंह पाडनपोल आए, है ना। हरि सिंह जो पुत्र हैं, जैसा और जय सिंह और हरि सिंह दोनों ही पुत्र हैं मालदेव के, तो हरि सिंह जो है मोजीराम और पवन सिंह की अगवानी के लिए आते हैं। पवन सिंह के पुत्र जेत सिंह ने आकर सारी सभा को बताया कि रानी ने अत्यंत कुशलता से भाइयों को अपनी ओर मिला लिया है। मोजीराम द्वारपालों को धन देकर अपनी ओर मिला लिया है, मोजीराम ने द्वारपालों को धन देकर अपनी ओर मिला लिया है, और राणा जी को कुंवर हुआ है, इसकी सूचना दासी बरडी ने दी, इससे पहले की बात है। और राणा जी ने बरडी को स्वर्ण कंगन दिए। हरि सिंह अपने मुख्य सरदार के साथ मीणों के विद्रोह को दबाने चले गए थे, यानी चित्तौड़ पर जब वापस आक्रमण करने की स्थिति बनती है तो हरि सिंह वहां नहीं है, चित्तौड़ में नहीं है, वो चले गए, है ना। जब आक्रमण की बारी आई, मोजीराम जाके सारी व्यवस्था देखकर सबको अपनी ओर मिलाकर आ गए, लेकिन आक्रमण के समय में ये मीणों के विद्रोह को दबाने के लिए हरि सिंह चले जाते हैं। वारू भी उस समय आ गया था अपनी सेना लेकर। सभी योद्धाओं ने हम्मीर को अपने खून का टीका लगाकर, सभी योद्धाओं ने, ध्यान रखना, हम्मीर को अपने खून का टीका लगाकर युद्ध के लिए जो है कूच किया, युद्ध के लिए कूच किया टीका लगाकर, इसीलिए इस उपन्यास का नाम रखा है खून का टीका, है ना। टीका लगाकर युद्ध के लिए कूच किया, युद्ध के लिए 4 टुकड़ियां बनी, है ना, युद्ध के लिए 4 टुकड़ियां बनाई, जिसको अलग अलग जो योद्धा थे उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई। पाडनपोल के समीप घमासान युद्ध हुआ। अब युद्ध जैसा और इनके मध्य हो रहा है, ध्यान रखना, है ना। दूसरा युद्ध अनक सिंह व जैसा आपस में लड़ रहे थे, जिसमें अनक सिंह बुर्ज से गिरकर मारा गया, जैसा अश्व लेकर भाग गया। हार की स्थिति में जैसा जो है वो क्या होता है, अश्व लेकर भाग जाता है मित्रों। हम्मीर ने दुर्ग को जीत लिया, ठीक है। इसमें साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीतियों का प्रयोग करके हम्मीर ने क्या किया, दुर्ग को जीत लिया। कामदार मोजीराम ने रानी शाह के विधवा न होने की सच्चाई सारी सभा को बताई, और यह भी बताया कि यह सारा षड्यंत्र मेरे द्वारा ही रचा गया था, क्योंकि कहीं न कहीं ये बात जो है सब जगह पहुंच चुकी थी कि रानी जो है वो क्या है, विधवा है। मेवाड़ की जो रानी है वो विधवा है ना, और विधवा से पुनः जो है विवाह किया है, उस समय ये बात ठीक नहीं मानी जाती थी। तो सारे षड्यंत्र को मोजीराम स्वयं जो है सभा में बताते हैं। महारानी पद्मिनी का महल जल के बीच में था, उसी महल में रानी सोनगर ने रहने का निश्चय किया, पूरा महल देखा अपनी दासी के साथ। मैं किसान युवती का बेटा हूं, प्रत्येक कार्य अपने हाथ से ही करना पसंद करता हूं, यह हम्मीर का कथन है मित्रों। हम्मीर ने बरवड़ी पोल पर बरवड़ी की, है ना, अगवानी की मित्रों। हम्मीर ने बरवड़ी पोल पर बरवड़ी की क्या की, अगवानी की। चारण अमरदान वृद्ध होने के पश्चात अहिंसा की बातें करने लग गए। कहते हैं हिंसा व्यर्थ है, युद्ध मनुष्य को राक्षस बना देते हैं, ये चारण अमरदान कहते हैं। कुल मिला के यहाँ पर बरवड़ी जो है जीतने के बाद बरवड़ी आती है मिलने के लिए, है ना। बरवड़ी आती है कहाँ, चित्तौड़ आती है, क्योंकि चित्तौड़ पर एक बार विजय होने से बरवड़ी जो है वो आती है, और बरवड़ी की भविष्यवाणी जो है कहीं न कहीं सत्य साबित होती है। तो स्वयं जो है हम्मीर जो है वो बरवड़ी की अगवानी के लिए आते हैं, और फिर देखें, अब तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, वीरता के साथ विद्या की वृद्धि और प्राचीन घटनाओं से शिक्षा, बस यही निपुण पुरुष के गुण होते हैं, ये बरवड़ी का कथन है। लेकिन बरवड़ी ये भी कहती है कि एक और घमासान युद्ध से तुम्हें गुजरना होगा, अभी तुम्हें आराम नहीं करना है, एक और घमासान युद्ध होगा। मेरी जो शास्त्र विद्या है ना, वो कहती है कि एक और युद्ध शीघ्र ही होने वाला है। और वो युद्ध किससे, कि जैसा जो है भागकर मोहम्मद बिन तुगलक के पास जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को लेकर आता है और फिर हम्मीर के ऊपर आक्रमण करता है मित्रों। घमासान युद्ध होता है, और उस युद्ध में अंततः जो है हम्मीर की विजय होती है। बाकी एक युद्ध और होता है। तो हम्मीर ने वारू को आंतरी गांव का ताम्रपत्र दिया,
वह अपने विश्वास पात्र घोषित करते हुए चित्तौड़ का चारण बना दिया। किसको? बारू को। ठीक है। भील नेता ने चित्तौड़ विजय उपलक्ष्य में हमीर को लोहे के धनुष बाण उपहार में दिए। भील सेना का सेनापति बांका को बना दिया। बांका को भील सेना का क्या बना दिया? सेनापति बना दिया। इसलिए मेवाड़ राज्य में हमेशा भीलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए उनके जो राज चिन्ह में एक तरफ पूंजा भील है ना, जो राणा पूंजा के नाम से जाने जाते हैं। मोजीराम ने राज पुरोहित के पुत्र दीपचंद को बंजारे के भेष में गुप्तचर बनाकर दिल्ली भेजा, क्योंकि अब क्या आगे घटना घटने वाली है। तो राज पुरोहित के पुत्र दीपचंद को बंजारे के भेष में गुप्तचर बनाकर भेजा। तुगलक व जैसा की सेना पूर्वी भाग से आई, आक्रमण करने के लिए आ रही है ना। और सिंगोली नामक स्थान पर अमीर की सेना और तुगलक की सेना में भयंकर युद्ध होता है। ध्यान रखना, सिंगोली नामक स्थान पर। छल से चित्तौड़ को हथियाकर आपने समझा होगा अब हम चैन की बंसी बजाएंगे, जैसा ने अमीर से कहा, क्योंकि जैसा हाँ मित्रों, थोड़ा सा अंतराल सा हो गया है, आवाज थोड़ी आपको नहीं सुनाई दी होगी। मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाता हूं, शायद यहां से हमें एक बार देख लेना चाहिए। आवाज कहीं कहीं टेक्निकली रूप से दिक्कत हो गई थी, तो हम देखते हैं। अब तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, वीरता के साथ विद्या की वृद्धि और प्राचीन घटनाओं से शिक्षा, बस यही निपुण पुरुष के गुण होते हैं। ये बरबड़ी कहती है, क्योंकि बरबड़ी जो है, जब हमीर ने चित्तौड़ का दुर्ग पुनः फतेह कर लिया था, उसके बाद बरबड़ी जो है वहां पर आती है, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी कहीं न कहीं सही साबित होती है। हमीर ने बारू को आंतरी गांव का ताम्रपत्र दे दिया। आंतरी गांव का ध्यान रखना, किस गांव का ताम्रपत्र दिया? तो आंतरी गांव का क्या दे दिया मित्रों? ताम्रपत्र दे दिया। वह अपना विश्वास पात्र घोषित करके चित्तौड़ का चारण बना दिया, हमेशा के लिए उसे चित्तौड़ का चारण बना दिया। भील नेता ने चित्तौड़ विजय उपलक्ष्य में हमीर को क्या भेंट किया मित्रों? तो हमीर को क्या भेंट किया? लोहे के धनुष और बाण उपहार में दिए। भील सेना का सेनापति किसको बना दिया गया? बांका को। इसलिए हमेशा जब बात की जाती है चित्तौड़ की, तो चित्तौड़ के राजवंश में एक तरफ जो है भीलू राणा पूंजा जो है वो बिल्कुल खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप सोचिएगा
मेवाड़ के इस इतिहास में पूरा भीलों का बहुत बड़ा योगदान है और वो हल्दी घाटी के युद्ध से लेकर जो विविध युद्ध हुए उन सब में उनका बड़ा योगदान रहा है, सदैव से बड़ा योगदान रहा है। नौजीराम ने राजपुरोहित के पुत्र दीपचंद को बंजारे के भेष में जो है गुप्तचर बनाकर कहां भेजा है मित्रों? दिल्ली भेजा है, क्योंकि बरबड़ी कहती है कि एक और बड़े युद्ध से चित्तौड़ को गुजरना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए और अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। तो यहाँ मोजीराम जो है वो गुप्तचर बनाकर भेजता है किसको? दीपचंद को। दीपचंद कौन है? राजपुरोहित का पुत्र है दीपचंद, उसको बंजारे के भेष में भेजता है। मित्रों प्रश्न आ सकता है किस भेष में भेजा गया? बंजारे के भेष में भेजता है। वहां जाकर वो सारी व्यवस्थाओं को है ना देखता है ना, गुप्त सूत्रों से पता लगाता है और वो फिर संदेश देता है कि मेवाड़ के ऊपर जो है आक्रमण करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक और जैसा दोनों ही निकल रहे हैं। तो तुगलक व जैसा की जो सेना है पूर्वी भाग से आक्रमण करने के लिए आती है। सिंगोली नामक स्थान पर हमीर की सेना और तुगलक की सेना में घमासान भयंकर युद्ध होता है, भीषण युद्ध होता है। छल से चित्तौड़ को हथियाकर आपने समझा होगा कि अब हम चैन की बंसी बजाएंगे, ये जैसा हमीर से कहता है ना, कि भाई आपने सोच लिया होगा कि छल से जो चित्तौड़ आपने हथिया लिया अब आप आराम से है ना चैन की बंसी बजाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा और वास्तव में युद्ध से गुजरना पड़ा। लेकिन युद्ध में अंततः भीषण युद्ध हुआ है ना, और जो है यहाँ हमीर की विजय होती है। हमीर ने दोनों को ही बंदी बना लिया है, कारागृह में डाल दिया है और यहाँ पर उन्हें मृत्युदंड की बात की जा रही है। लेकिन वो एक बार बरबड़ी से पूछना चाहते हैं और जैसे ही वो बरबड़ी से संवाद करते हैं तो बरबड़ी कहती है कि हमें इसके जीवन की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें इस समय धन की आवश्यकता है। तो उनकी सलाह के अनुसार जो है हमीर ने तुगलक से 50 लाख नगद और कई नगर लेकर उसको छोड़ दिया और जैसा को भी मुक्त कर दिया है ना, कुछ नगर वगैरह देकर उसको भी मुक्त कर दिया। उसने भी क्षमा मांगी और कहा कि मैं आपका विश्वास पात्र बनकर रहूंगा। बरबड़ी माँ का देहांत हो जाता है ना, और देहांत होने के बाद कहाँ? चित्तौड़ में देहांत हो जाता है। हमीर ने उनकी स्मृति में एक मंदिर बनवाया जिसका जो अन्नपूर्णा मंदिर के नाम से जाना गया। बरबड़ी ने मरते मरते हमीर से कहा, जो राजा वीर होने के साथ साथ धीर होता है ना, जो राजा अपने विशेष अधिकारियों के अतिरिक्त समस्त प्रजा की समस्याओं में तन्मय रहता है, जो राजा वर्गों की विषमता न मानकर छोटे छोटे लोगों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं रखता है, उस राजा का छत्र कभी नहीं टूटता है। ये अंतिम शब्द थे किसके? बरबड़ी के। किसको कहे हैं? ये हमीर को कहे हैं, परीक्षा में आ सकते हैं मित्रों। और हमीर ने जीवन पर्यंत इस बात को ध्यान में रखा और उसके राज्य में बिल्कुल शांति बनी रही और सुख के साथ उसने अच्छे से राज किया मित्रों। तो ये एक पूरा आपको सारांश बताने का प्रयास किया है। 27 अध्याय जिस उपन्यास में हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उपन्यास बड़ा है, लेकिन इसकी घटनाओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है संक्षिप्त में। लगभग 1 घंटे में आप तक ये सारी घटनाएं मैंने पहुंचाई है। तो मैं आशा करता हूं कि परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न हैं वो लगभग आपको इसमें से मिलने वाले हैं। प्रश्न कई तरह के हो सकते हैं। मैं कुछ आपके सामने प्रश्नों की बात, जैसे मेरी पद्मिनी जल गई, उसका मासूम शरीर खाक हो गया, उपन्यास में यह कथन किसका है ना? तो किसका हो सकता है? अलाउद्दीन का ही होगा, मेरी पद्मिनी जल गई। ठीक है। इसी तरह से अजय सिंह ने चित्तौड़ से पलायन करके कहाँ निर्वासित जीवन व्यतीत किया? तो चित्तौड़ से पलायन करके निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत किया? केलवाड़ा के पर्वतीय प्रदेश में। टीकादोड़ की रस्म जो है उसमें किस पर जो है आक्रमण किया गया मित्रों? तो जो दुर्ग है आप जानते हैं सेलिया दुर्ग पर आक्रमण किया गया। ये सेलिया दुर्ग किसका था? है ना, मुंजा बालेचा का था। इस तरह के प्रश्न हमारे सामने आ सकता है ना। तो यह कथन किसका है? युद्ध ही योद्धा की महान लिप्सा होती है, ये कथन किसका है ना? ऐसे कथन के बारे में आ सकते हैं। खून का टीका के किस चरित्र में गांधीवादी दृष्टि की झलक मिलती है मित्रों? तो अजय सिंह में गांधीवादी दृष्टि की झलक मिलती है। ऐसे कई सारे प्रश्न हो सकते हैं। हमीर की रानी ने कहां पर रहना पसंद किया? यानी सोनगर, रानी सोनगर ने कहां पर रहना पसंद किया? तो पद्मिनी महल में रहना पसंद किया मित्रों। ठीक है। और गुप्तचर बनकर कामदार मोजीराम जो है गुप्तचर बनाकर किसे दिल्ली भेजते हैं? तभी देखा राजपुरोहित के पुत्र दीपचंद को जो है वो दिल्ली भेजते हैं। किस भेष में भेजते हैं मित्रों? तो बंजारे के भेष में भेजते हैं, है ना। दोनों का जो मोहम्मद बिन तुगलक और जैसा और हमीर की सेनाओं का जो भीषण संग्राम होता है वो सिंगोली नामक स्थान पर होता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये खून का टीका जो है आपको सहयोग करने वाला है। बस अंतिम समय है, मुस्कुराते हुए आपको परीक्षा देनी है, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुत कुछ आपने पढ़ा है, भरोसा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।